Very good afternoon to everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis of 23rd January 2022. Our first topic is related to 5G rollout of 5G technology. Let us see. First news is concern over 5G rollout. What is the concern related to 5G rollout? This news is particularly related to US's news. न्यूज में क्या है कि 5G रोल आउट से एयरपोर्ट्स पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यूएस में पर्टिकुलरली जो वहाँ पे 5G के लिए टावर्स एस्टैब्लिश किए हैं, उन टावर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से वहाँ का जो एल्टीमीटर होता है, एल्टीमीटर क्या होता है? एल्टीमीटर एक डिवाइस होती है जो किसी भी जगह की सी लेवल से डिस्टेंस को, हाइट को मेजर करती है, राइट। तो एल्टीमीटर हेल्प करती है एरोप्लेन्स को या एयरक्राफ्ट को लैंड करने में, उनको उससे एल्टीट्यूड का पता लगता है, एलिवेशन का पता लगता है। सो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो डिस्ट्रक्ट हो रही है। अब ये पूरा क्या सीन है ये देखते हैं। न्यूज इज 5G रोल आउट एज अ प्रॉब्लम टू एयरपोर्ट्स। मेन कंसर्न क्या है? फंक्शनिंग ऑफ एल्टीमीटर इज बीइंग अफेक्टेड बाय 5G। एल्टीमीटर की जो फंक्शनिंग है इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय 5G टावर्स। एल्टीमीटर क्या है? एल्टीमीटर इज अ मेजर, इट मेजर्स अ प्लेसेस डिस्टेंस ओवर सी। बेसिकली एल्टीट्यूड को मेजर करने की डिवाइस है एल्टीमीटर। नाउ सी रोल आउट ऑफ 5G सी बैंड, पर्टिकुलरली 5G की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है दैट इज सी बैंड। रोल आउट ऑफ 5G सी बैंड। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। द हिंदू में संडे का जो पेज आता है साइंस टेक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वीकली आता है, संडे को आता है। सो मेजर पोर्शन जो है वो साइंस टेक का ही इंपॉर्टेंट था, राइट। सो रोल आउट ऑफ 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम in the US has led to several airlines like India cancelling their flights to US। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? वहां पर क्या किया? 5G रोल आउट किया गया और पर्टिकुलरली सी बैंड स्पेक्ट्रम के टावर्स एस्टैब्लिश किए हैं। तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इज सी बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, राइट। सी बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है विच रेंजेस बिटवीन 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 3.98 गीगाहर्ट्ज। ये रेंज याद रखनी है। सी बैंड स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है? 3.7 गीगाहर्ट्ज टू 3.98 गीगाहर्ट्ज, राइट। तो इस फ्रीक्वेंसी का जो बैंड वहां पर लगाया गया, तार लगाया गया उस नेटवर्क के लिए, उससे एल्टीमीटर उनका अफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से कई कंट्रीज ने अभी अपनी वहां की जो फ्लाइट्स उनको कैंसिल किया है। उसमें इंडियन एयरलाइंस भी है, मतलब एयर इंडिया भी है, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि 5G टावर्स जो होते हैं एयरक्राफ्ट के आसपास, अगर वो होते हैं एयरपोर्ट पे लगाए जाते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी से 5G towers around aircrafts are using almost same frequency band as used in the navigation system। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम में जिस फ्रीक्वेंसी का बैंड यूज किया जा रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड इज यूज्ड इन दिस 5G रोल आउट टेक्नोलॉजी। सेम फ्रीक्वेंसी के बैंड होने से क्या होता है कि उनका नेविगेशन अफेक्ट होता है। या तो फ्रीक्वेंसी कम हो तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं करेगा, ऑलराइट। So there is a chance of disruptions in the navigation। एल्टीमीटर जो एयरक्राफ्ट को इन्फॉर्मेशन देता है लैंड करने से रिलेटेड, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी तो देयर कुड बी अ चांस ऑफ क्रैश लैंडिंग, राइट। प्लेन क्रैश हो सकता है, कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है, तो वहां से सही इन्फॉर्मेशन जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी और सी बैंड की फ्रीक्वेंसी सेम एस्टैब्लिश कर दी यूएस एयरपोर्ट पे। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सेम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से नेविगेशन डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ऑलराइट। नेविगेशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर एल्टीमीटर फंक्शन नहीं कर पा रहा, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। इसलिए कंट्रीज क्या करती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो ये होते हैं 5G टावर होते हैं, इनको एयरपोर्ट्स पे एस्टैब्लिश करते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी का नहीं करना चाहिए, जो एल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी है उससे अलग फ्रीक्वेंसी का हमको 5G टावर रोल आउट करना चाहिए, राइट। सोल्यूशन क्या सजेस्ट किए गए न्यूज में? सोल्यूशन ये है, जो कंट्रीज अडॉप्ट भी कर रही हैं, एक गार्ड बैंड बना दो। गार्ड बैंड मतलब, गार्ड मतलब इट्स समथिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स यू, राइट। तो एल्टीमीटर के बीच में, और ये जो टार लगा दिया यहाँ पे कॉस्ट बहुत यूज होगी, तो इसको हटाना इज नॉट इकोनॉमिकल, राइट। लेकिन सोल्यूशन क्या हो सकता है? दोनों के बीच में एक गार्ड बैंड एस्टैब्लिश कर दो, एक ऐसी बैंड की फ्रीक्वेंसी एस्टैब्लिश कर दो जो दोनों को मैनेज कर ले, राइट। यानी सेम फ्रीक्वेंसी होके भी वो दोनों के नेविगेशन को
फंक्शनिंग को अफेक्ट ना करे, गार्ड कर ले, उसको प्रोटेक्ट कर ले अफेक्ट होने से, किसको, अल्टीमीटर के फंक्शनिंग को, राइट। तो गार्ड बैंड टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद रेडियो अल्टीमीटर, रेडियो अल्टीमीटर का जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट ना हो इससे, एक ये सोल्यूशन है। या फिर 5G टावर्स को ऐसे, अगर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी सी बैंड फ्रीक्वेंसी के टावर्स हैं तो उनको फिर आप कहाँ, जहां पे अल्टीमीटर लोकेटेड है उससे 200 मीटर दूर प्लेस करो, ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट की जगह से 200 मीटर दूर प्लेस करो। दूसरा क्या सोल्यूशन बताया गया, पहला है गार्ड बैंड, सेकंड इज प्लेस 5G टावर्स 200 मीटर्स अवे फ्रॉम पाथ ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के पास से 200 मीटर दूर रखो, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज मैच हो रही थी उसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उससे हम उसको मिटिगेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को। सो दिस वाज अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 5G जो है न्यूज में रहता है और सी बैंड फ्रीक्वेंसी की वजह से भी डिबेट्स चल रही है, जैसे एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि आखिर उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है, राइट। Another news item is Transiting Exoplanet Survey Satellite। ये एक सर्वे है, मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन, टेस मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। नासा का मिशन है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूएस की, राइट, नासा का है। न्यूज में क्या है, बेसिकली नासा हैज फाउंड 3 ह्यूज जुपिटर लाइक एक्सोप्लैनेट्स। नासा को 3, जुपिटर बहुत बड़ा है, जुपिटर जैसे 3 प्लैनेट्स मिले, लेकिन वो एक्सोप्लैनेट्स हैं। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, राइट, सोलर सिस्टम से बाहर है, एक्सोप्लैनेट। फाउंड 3 ह्यूज जुपिटर लाइक एक्स्ट्रा सोलर और एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिटिंग डेंजरसली क्लोज टू देयर जायंट और सब जायंट स्टार्स। अब ये इनके बारे में न्यूज क्या आई है कि ये जो 3 एक्सोप्लैनेट्स हैं या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स हैं, ये अपने स्टार्स के आसपास बहुत डेंजरसली मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इनका जो स्टार के आसपास ऑर्बिट का पाथ है वो ऐसा है कि कभी भी कोलाइड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। एक नाम न्यूज में है जिसका नाम है TOI 2337b। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे जनरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनके नाम आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में देख सकते हो। आपसे पूछ लेंगे दिस नेम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। ऐसे ही ये नाम अगर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन कंफ्यूज यू कि ये कोई कॉटन की वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, किसी मेडिसिन का नाम है, कोरोना वायरस से रिलेटेड है ना, लेकिन यू नो कि ये एक एक्सोप्लैनेट का नाम है जो नासा ने अभी टेस्ट मिशन के तहत फाइंड किया था, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि इट इज लाइकली टू गेट एब्जॉर्ब्ड बाय इट्स स्टार। इसका जो स्टार है और इसका जो डिस्टेंस है, ये ऑर्बिट कर रहा है जिस स्टार के आसपास, वो बहुत कम है, कभी भी दोनों में कोलाइजन हो सकता है इन लेस देन अ मिलियन ईयर्स। अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है मिलियन ईयर्स, लेकिन स्पेस टाइम में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मिलियन ईयर्स बहुत छोटा टाइम होता है। तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट अगर कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट का कोलाइजन होगा तो वो ये होगा, राइट, विच इज द शॉर्टेस्ट फॉर एनी नोन एक्सोप्लैनेट। आज तक के जितने भी नोन एक्सोप्लैनेट्स हैं उनका अगर ऐसा कोई कोलाइजन होगा तो इट वुड बी द collision of shortest duration. That's why it is very peculiar and it is in news, so it becomes important for you. Another important news is radioactive substances in wearable technology. टेक्नोलॉजी हर जगह प्रोग्रेस कर रही है। अभी कुछ वेयरेबल्स आ गए। वेयरेबल्स मतलब जिनको आप पहन सकते हो, रिस्ट में पहन सकते हो, नेक में पहन सकते हो, राइट। जैसे ब्रेसलेट्स आ गए हैं, कुछ पर्टिकुलर नेक पीसेस आ गए हैं। अभी रिसेंटली ऑनरेबल शशि थरूर न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने कुछ एक ऐसा नेक पीस पहन रखा था। हिज आर्ग्यूमेंट वाज कि इससे नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से एयर प्योरीफाई होती है आसपास की, ठीक है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स अभी कुछ स्टडीज ने हाईलाइट किए हैं जिनको सुनने के बाद शायद यू वुड नॉट चूज फॉर वेयरेबल्स, रेडियो एक्टिव वेयरेबल्स, राइट। रेडियो एक्टिव मतलब ये
रेडिएशन जनरेट करते हैं, सो दे आर हार्मफुल। वेयरेबल्स क्या होते हैं, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, है ना। न्यूज क्या है, अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। इस अथॉरिटी का मैंडेट क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, उनका ब्रीच ना हो, एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडिएशन से प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन इंश्योर करना। इट इज सिचुएटेड इन नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स इज स्कैंडिनेवियन कंट्री, राइट। उन्होंने एक रिपोर्ट में बोला है कि ये कुछ वेरिएबल्स के नाम दिए हुए, वेरिएबल्स के नाम दिए हुए, ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाई? क्योंकि आप इस साल का प्रीलिम्स का पेपर अगर देख लो तो माइक्रोवेव रेडिएशन में या कौन कौन से पार्टिकल, किस किस टाइप का रेडिएशन, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, माइक्रोवेव में कौन से पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते, ये भी क्वेश्चन था। तो ऐसे जो नाम न्यूज में होते हैं ना, जिनसे पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2021 के प्रीलिम्स में देयर वाज अ क्वेश्चन, ठीक है। सो कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ रेडियो एक्टिव वेरिएबल्स हैं जिनके नाम इस अथॉरिटी ने दिए हैं कि दीज आर पर्टिकुलरली हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। जैसे मैग्नेटिक नेकलेस, एक नेकलेस आता है मैग्नेटिक नेकलेस, मैग्नेटिक्स स्पोर्ट बूस्ट ब्रेसलेट, स्पोर्ट्स में भी आजकल काफी चल रहे हैं ये इक्विपमेंट्स, है ना। स्माइली किड्स ब्रेसलेट, ये सारे आपको अवॉइड करना है, एटसेट्रा। देयर आर लॉट मोर, 10 नेम्स इन्होंने दिए थे, ये कुछ मेन नाम है। आर हैविंग मोर रेडियो एक्टिविटी देन लीगली परमिटेड, जितना लीगल परमिशन है जिससे डेंजरस इफेक्ट नहीं होता वो लीगली परमिटेड होता है, उसके बियॉन्ड दे आर एमिटिंग रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, इवन दे आर कैंसरस, दे कैन कॉज कैंसर, राइट, वेरी हार्मफुल, इवन कैंसरस, so that's why it is in news. Another thing is neutralizing antibody. See, due to corona pandemic, biology का section has also become very important, particularly related to medicines, related to antivirus, related to gene editing, right? जैसे इसी साल there was a question जिसमें एडिनो वायरस और रेट्रोवायरस पे क्वेश्चन पूछा था और उसकी डेफिनेशन बस इंटरचेंज कर दी थी। तो ऐसे टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये पेंडेमिक का रिजल्ट है कि दिस सेक्शन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और बाइंडिंग एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं, ये न्यूज में है अभी। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या होती है, इट बेसिकली बाइंड्स टू अ वायरस, ये पर्टिकुलरली किसी वायरस पे बाइंड होती है एंड इंटरफेयर्स विद इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट अ सेल। सी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या होती है, अगर कोई वायरस आ गया है तो उस पे जाके ये बाइंड हो जाएगी, चिपक जाएगी, है ना, एंड इंटरफेयर्स विद इट्स एबिलिटी, उसके बाद वो उसकी एबिलिटी को खत्म कर देती है या रिड्यूस कर देती है उस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट करने की, यानी उससे इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। ओके, दैट इज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइज कर देती है उस इफेक्ट को, वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। जनरली ये बॉडी में इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द बॉडी एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, नेचुरली हमारी बॉडी इनको प्रोड्यूस करती है एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ओके। एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो ट्रिगर्ड बाय बोथ इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ये जो न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज होती है ना, न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज ये नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं बाय इम्यून सिस्टम एज वेल एज वैक्सीनेशन लगाने से भी इनका प्रोडक्शन और इंड्यूस होता है। दूसरा, इन्फेक्शन से भी, अगर आपकी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, और दूसरा अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो भी इनका प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड एक होती है बाइंडिंग एंटीबॉडीज। बाइंडिंग एंटीबॉडीज ऐसे काम नहीं करती। बाइंडिंग एंटीबॉडीज क्या करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को इनवाइट करती हैं आके उस पर्टिकुलर वायरस को रोकने के लिए, डायरेक्टली नहीं रोकती। दोनों में दिस इज मेन डिफरेंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी, बाइंडिंग एंटीबॉडी बाइंड्स टू दी पैथोजन। पैथोजन कौन होता है, जो वायरस लेके आया है, कोई बैक्टीरियम, कोई वायरस, है ना, जो इन्फेक्शन लेके आया है। तो बाइंडिंग एंटीबॉडी बाइंड्स टू दी पैथोजन होस्ट जो लेकर आया है and alters the immune system to its presence so that it could send white blood cells to destroy it. ये क्या करता है,
ये इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करने की कोशिश करता है, उसके थ्रू एक मैसेज सेंड होता है व्हाइट ब्लड सेल्स को कि व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पर आए और इसको रोके इन्फेक्शन को। तो दोनों के काम करने का तरीका अलग हो गया। वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये वो किस पे जाके होता है, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन, उस पर्टिकुलर वायरस पे स्टिक, वहां पे बाइंड हो जाता है और उसको उसकी इनएबिलिटी क्रिएट करता है, यानी अब उसकी जो वायरस को स्प्रेड करने की एबिलिटी थी उसको रिड्यूस करता है, उसके साथ इंटरफेयर करता है और इम्यून सिस्टम के साथ वो जनरेट होता है। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसका अमाउंट अपने आप बढ़ जाता है और वैक्सीनेशन करवाते हो तो भी बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये बाइंड होता है पैथोजन से बाइंड होता है, सेल से नहीं होता है ना, वो सेल से होता है, पैथोजन से बाइंड होकर व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्वाइट करता है कि आप इसको आके खत्म करो। सो दैट इज द डिफरेंस। Another important news is these two terms. ये क्या है? This is Ganderma Keralus and G Pseudo Aplontium. ठीक है, ये दो टर्म्स न्यूज में है। ये बेसिकली क्या है? These are two new species of fungus. ये फंगस की स्पीशीज हैं जो केरला में मिली है अभी रिसेंटली। ऐसी अगर किसी फंगस की, एल्गी की, किसी की भी अगर स्पीशीज मिलती हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टर्म्स जो हैं they can be used to trap you. So these are two new species of fungus used in Kerala which are causing coconut stem rot. केरला में कोकोनट का प्रोडक्शन बहुत होता है। एवरीवन नो साउथ इंडिया इज कोकोनट प्रोडक्शन डोमिनेटेड एरिया। वहां पर रूट्स में अगर ये फंगस रूट्स को डिस्ट्रॉय करेगी तो उनकी इकोनॉमी पूरी खराब हो सकती है। तो ये फंगस क्या कर रही है, जो दो स्पीशीज के नाम लिखे हैं, ये फंगस वहां की रूट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, कोकोनट स्टेम की रूट्स को। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंसर्न। तो पहले तो ये दोनों न्यूज में है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रही है। अनदर रीजन ऑफ देम बीइंग इन न्यूज इज कि इनके लिए जेनेटिक बायोमार्कर जो है वो ढूंढ लिया गया है। जेनेटिक बायोमार्कर ढूंढ लिया गया। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये समझना कि व्हाट इज जेनेटिक बायोमार्कर। ठीक है, बायोमार्कर क्या होता है, किसी डिजीज को फाइंड आउट करने में, उसको ट्रेस करने में जो आपकी हेल्प करे, वो इंडिकेटर को हम कहते हैं जेनेटिक बायोमार्कर। उस डिजीज को मार्क करने में इट हेल्प्स यू। तो इसके लिए आइडेंटिफाई कर लिया। अगर जेनेटिक बायोमार्कर आइडेंटिफाई हो गया, इसका मतलब द थ्रेट इज अवर्टेड। अब हम कम से कम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये पूरा डिजास्टर हो जाता है, राइट। जेनेटिक बायोमार्कर फॉर दीज फंगस हैव बीन आइडेंटिफाइड। जेनेटिक बायोमार्कर क्या होता है, इट इज इंडिकेटर ऑफ अ पैथोजेनिक प्रोसेस और डिजीजेस प्रोग्रेस। पैथोजन क्या होता है, विच कॉजेज डिजीज, राइट। तो बेसिकली अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है या किसी फंगस ने अटैक किया है तो उसकी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है कि अभी वो कितना डेवलप हो चुका है, राइट। तो यू कैन ऑलवेज ट्रेस इट, इंडिकेटर ऑफ पैथोजेनिक प्रोसेस और डिजीजेस प्रोग्रेस। अगर आपको कोई डिजीज हुई है तो उस डिजीज की क्या प्रोग्रेस है, कितना डिजीज बढ़ चुकी है। So accordingly you can prescribe treatment, right? So that's why it is in news. So that is it for today's analysis. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.